देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। मैंने आप लोगों से ये डिस्कशन किया था, सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट का वैल्यू ये दिया जाता है E0 इक्वल टू I0 इंटू Z। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी हो जाए, ओमेगा आर एल इक्वल टू ओमेगा आर सी, तो रेजोनेंस कहलाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, इसमें करंट मैक्सिमम होता है। भाई इस फ्रीक्वेंसी के अलावा आप कोई भी फ्रीक्वेंसी लो, कम वाली फ्रीक्वेंसी लो या ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी लो, सबके लिए क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम ही मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम ही मिल रहा है, कम वाली लो या ज्यादा वाली लो। तो हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की जिसके लिए जो मैक्सिमम करंट था उसका हाफ करंट हमको मिल गया। हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी ली जिसके लिए मैक्सिमम का हाफ करंट मिल गया। तो अब यहां ग्राफ पर गौर करो, थोड़ा सा ग्राफ पे गौर करना। ये रहा आपके पास मैक्सिमम आई मैक्स, आपने आई मैक्स का हाफ करंट, तो ये दो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आ गई आपके पास में, मान लो ओमेगा 1, ये मान लो ओमेगा 2 आ गई, ये ओमेगा आर आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा 1 है वो लेस देन आर है ओमेगा आर से, और ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा आर है। तो यहां से यहां तक का देखो विड्थ क्या दिख रहा है आपको, ये विड्थ दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है हाइट दिख रहा है यहां पर। तो बेसिकली होता ऐसा है कि जब वो फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करते हैं जिसपे मैक्सिमम करंट का हाफ करंट है, वी सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी फॉर करंट इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम करंट। तो ये ऑब्जर्व होता है कि जो पावर डिसिपेटेड होता है वो इनिशियल पावर का हाफ हो जाता है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी को जो हम सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए आईमैक्स का हाफ मिलता है √2, उसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देखिए मैं डिस्कस कर रहा था आपसे एक कर्व डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में, ये मैक्सिमम वैल्यू हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की जो 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हो। तो मान लो ये पॉइंट यहां से दो जगह पे कट कर रहा है कि ये ओमेगा 1 एक ओमेगा 2, मैंने ये कहा डेल्टा ओमेगा बराबर है। तो आप यहां नोटिस करो, यहां से यहां ओमेगा 1, डायग्राम देखना, यहां से ओमेगा 1, ये डेल्टा ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा आपके पास में कितना आ रहा है टोटल मिला के, ओमेगा आर आ रहा है। तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये ओमेगा आर है आपके पास में, और यहां पे एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, सो ओमेगा 2 ये करंट है, ये इससे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। तो ये टोटल कितना आएगा ओमेगा 2, ओमेगा आर इतना सा पोर्शन डेल्टा ओमेगा, ये देखो ये डेल्टा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो बैंडविड्थ क्या डिफाइन की जाती है, बैंडविड्थ मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे बैंडविड्थ कहते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू बैंडविड्थ। सो ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे, बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ आ गया ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर कैंसिल, बैंडविड्थ क्या कहलाता है आपके पास में, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। सो अगर आप इसे लिखते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, ये निकल कर आता है ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। अब इससे क्या समझने को मिला कि भैया जिस कर्व का क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा उसका बैंडविड्थ कम होगा, बैंडविड्थ कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। बैंडविड्थ कम होगा मतलब कर्व जो ऐसा दिख रहा है आपको वाइड, अगर ये छोटा होगा ऐसा नैरो कर्व, तो देखो नैरो कर्व ऐसा, मान लो कोई कर्व ऐसा कर्व है, ये नैरो कर्व है, तो उसके लिए बैंडविड्थ छोटा आएगा, क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, तो हम इसे सिलेक्टिव सर्किट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सिलेक्टिव सर्किट बोलेंगे। यहां देखो ये मैक्सिमम करंट, ये करंट और ये करंट, ये बैंडविड्थ जो भी मिल रही है आपको, बैंडविड्थ व्हाटसएवर बैंडविड्थ यू आर गेनिंग, रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखो, 5 ओम के लिए बैंडविड्थ मैक्सिमम करंट ज्यादा मिल रहा है, 15 ओम के लिए मैक्सिमम करंट थोड़ा कम हो गया, और 500 ओम के आसपास मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन बैंडविड्थ वही है। तो इस तरह से हमने क्वालिटी फैक्टर सीखा कि क्वालिटी फैक्टर मतलब उस सर्किट का ज्यादा अच्छा होता है जिसकी शार्पनेस या बैंडविड्थ कम होगी, शार्पनेस ज्यादा होगी, इसको क्वालिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को, सर्किट को हम सिलेक्टिव सर्किट कहेंगे। तो मैं फाइनली समराइज करता हूं स्क्रीन पर कि आखिर टॉपिक में हमने अभी तक क्या सीखा, और एक छोटा सा टॉपिक मैं स्क्रीन पे ही डिस्कस करूंगा जिससे चोक कॉइल के नाम से जाना जाता है,
उसका यूज हम देखेंगे। देखिए बच्चों, कुछ छोटे मतलब पॉइंट्स में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, ये पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो रेडियो की जो ट्यूनिंग होती है और ग्लास की जो ब्रेकडाउन होती है ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट के समय, रेडियो की ट्यूनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फिनोमेना पे होती है। वहां पर एक पॉइंट आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे सिस्टम ऑसिलेट करता है और जिसपे सिस्टम की ऑसिलेट होने की टेंडेंसी होती है, हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम किसी सिस्टम को एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी या किसी सोर्स से या किसी एनर्जी से हम ड्राइव कर रहे होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाए, तब ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे लार्ज मिलता है। और मैं इसीलिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जहां पे रेजोनेंस फिनोमेना मैंने वेव्स टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूं। उसको समझना चाहो तो उसको जरूर देख लेना, फर्क पड़ेगा। एलसीआर सर्किट में Z इक्वल टू आर ओमेगा एल 1/ओमेगा सी। इसके बारे में बात की कि एक्सएल इक्वल टू जब एक्सी हो जाता है तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एलसी आता है। ये मैंने आपसे चर्चा की थी, बोर्ड पे भी डिस्कशन किया था। ओमेगा 2πf, ठीक है, एफ 2π 1/√1/√1 एलसी आता है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो Z इक्वल टू मिनिमम हो जाता है आपके पास में, ई नॉट आ जाता है, आई नॉट Z, और किस तरह से करंट आपको मैक्सिमम करंट मिलता है। मैक्सिमम करंट का ग्राफ आप देख भी सकते हैं। मैक्सिमम करंट के ग्राफ में आप देख रहे हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, यू आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने और हमने चर्चा की कि रेजोनेटिंग सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट मैं बोर्ड पे डिस्कस कर ही चुका हूँ, एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे रेजोनेंस होता है। फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इस तरह से बताई जाती है। इंपीडेंस मिनिमम होता है, इसलिए करंट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको मैंने एक्सेप्टर सर्किट बताया था, उसके पहले रिजेक्टर सर्किट बताया था। इसके बारे में हमने आपने और हमने चर्चा की थी कि भाई यहाँ से पैरेलल रेजोनेंस में IL यहाँ से जा रहा है, IC यहाँ पर आ रहा है। IL और IC की इक्वेशन ये मैं बोर्ड पर डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। दोनों को कंबाइन करके, दोनों को सेपरेट निकाल के, दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को हमने इक्वल पकड़ा कि भाई मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है इसके लिए। cos 0 लेने पर आपके सामने सर्किट में क्या निकल कर आया, ये जैसे 0 लिया तो ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा 0 निकल कर आया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC आया, ओमेगा इक्वल टू 1/LC आया। तो ये इंपीडेंस मैक्सिमम आया। यहाँ पर एक्चुअलिटी में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं था तो मैंने बोर्ड पे अलग मेथड से बताया था। फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगा आपके पास में। कैरेक्टरिस्टिक्स बोर्ड पे कंपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। शार्पनेस के बारे में बताना स्टार्ट किया। शार्पनेस पे मैंने बताया कि हम करंट की वो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, तो हमें करंट मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम मिलता है सीरीज रेजोनेंस में, और ओमेगा आर आपको 1/√LC मिलता है। तो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर डिस्कशन किया कि भाई हमने क्या किया, हमने एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया जिसके लिए करंट का एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका 1/√2 टाइम्स हमने सिलेक्ट कर लिया और कर्व को इधर से इंटरसेक्ट करवाया। तो ये इंटरसेक्ट दो जगह पे किया। एक इंटरसेक्शन आया यहाँ पर, ये ओमेगा 1, ये इंटरसेक्शन आया ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इतना सा पोर्शन जो है बैंडविड्थ है, और बैंडविड्थ मैंने आपके सामने ट्वाइस ओमेगा निकाल ली। और ये तीन अलग अलग कर्व हैं, एक है 5 ओम के लिए, एक है 15 ओम के लिए, और एक है 50 ओम के लिए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट का एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। जितना छोटा रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा करंट आपको बताया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। क्वालिटी फैक्टर बताया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द कर्व। सो ये डेफिनेशन आप जरूर देखिएगा। इन द फॉर द सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट इट इज डिफाइंड एज द क्वालिटी फैक्टर, द रिलेशन ऑफ द रेशो, नॉट रेशन है, ratio of the resonating frequency to the difference in the two frequency taken on the both side of the resonating frequency such that the each frequency current amplitude becomes 1/√2 times of the value at the resonant frequency. क्वालिटी फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर बड़ा होता है उतना मतलब बैंडविड्थ जो रहता है उतना छोटा होता है, उतना शार्प कर्व होता है। और सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में से हम ऐसे सर्किट को सिलेक्टिव सर्किट्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात साफ आपको दिख रही है, क्या दिख रही है कि लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन जो होता है उसमें कैपेसिटर का रिएक्टेंस डोमिनेट करता है और हाई फ्रीक्वेंसी में इंडक्टर का रिएक्टेंस डोमिनेट करता है, और ये मिडल पर दोनों सेम होते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ध्यान से, यहां सर्किट के तीन रीजन है। ये रीजन है जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, ये वो रीजन है जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, और ये वो रीजन है जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। ये देखो, ये बोला वो रीजन है जब XC ग्रेटर देन XL है, ये वो रीजन है XL ग्रेटर देन XC है, और ये वो रीजन है जब XL इक्वल टू XC है। तो लेफ्ट वाला में, लेफ्ट में कैपेसिटर बड़ा है, राइट में इंडक्टर बड़ा है।
राइट में इंडक्टर बड़ा है। और लास्ट टॉपिक जो है पूरे चैप्टर का चोक कॉइल है। इस कॉइल में ऐसा कॉइल होता है, देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, हमने अभी तक रेजिस्टेंस जब यूज किया था तो रेजिस्टेंस करंट को रिड्यूस करने का काम करता है, बराबर है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रिड्यूस करने का काम करता है और करंट रिडक्शन में काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो करंट रिडक्शन करते समय जब एसी से भी पास किया जाए तो एनर्जी कंज्यूम होती है और वो जो एनर्जी होती है H=I²RT दी जाती है, मतलब लॉस हो जाता है एनर्जी का जब एसी के अक्रॉस रजिस्टर को लगाया जाता है। पर चोक कॉइल क्या करता है? चोक कॉइल हीटिंग इफेक्ट को कम करने का काम करता है। वो कैसे करता है? तो उसका एक प्रिंसिपल हम जानते हैं। वो प्रिंसिपल ऐसा है बच्चों, किसी भी चोक कॉइल, ठीक है ना, चोक कॉइल एक ऐसा इंडक्टर होता है जो एसी के लॉसेस को कम करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किया जा रहा होता है, ताकि जिससे सर्किट में लॉस कम से कम हो। ये थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है जिसपे बहुत सारे टर्न्स और सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर लगाया जाता है। चोक कॉइल जो होता है वो XL=ωL, XL=ωL मतलब रेजिस्टेंस हाई ऑफर करता है और इससे क्या होता है? इससे करंट रिड्यूस किया जा सकता है आसानी से। चोक कॉइल के लिए हम ये बात जानते हैं कि इंडक्टर के लिए P=VRMS IRMS cos phi अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें चोक कॉइल के अंदर होता क्या है? रजिस्टर भी होता है और इंडक्टर भी हो रहा होता है। तो वहां पर cos phi जो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर, वो पावर फैक्टर R/Z निकल कर आता है। Z होता है R² + ω²L²। देखो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, देखना ध्यान से, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा का स्क्वायर और बढ़ेगा, उसका अंडर रूट छोटी वैल्यू देगा और इससे cos phi की वैल्यू आपको बहुत छोटी मिलने वाली है। जब बड़ी वैल्यू डिवाइड होगी, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो cos phi छोटा निकल के आएगा आपके पास में, ठीक है। तो इससे लॉसेस कम होंगे, एवरेज लॉस कम होगा, नियरली इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमें कम लॉसेस मिलेंगे और ज्यादा करंट को रोका भी जा सकता है। ऑल्दो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है JEE मेंस और नेट लेवल पर, तो बच्चों मेंस के और नेट के जो वीडियो लेक्चर्स है वो सेपरेट वीडियो लेक्चर है, जिनके अंदर मैंने आपसे न्यूमेरिकल के साथ में डिस्कशन किया है। वहां पर मैं मेंस और नेट के क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करता हुआ चलता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट प्रॉपर हो और साथ साथ मेंस और नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो उन वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिए, आपको बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक वन शॉट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को लेकर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।